हो गया ना। मैं डॉक्टर मंजू कंछल, बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड। आज टॉपिक सिक्स्थ का हम अध्ययन करेंगे और टॉपिक का नाम है नवीन निरंकुश राजतंत्रों का उदय, द राइज ऑफ न्यू एब्सोल्यूट मोनार्कीज। ये आपके टॉपिक का नाम है और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे निरंकुश राजतंत्र की विशेषताएं और राजतंत्र के उदय के क्या कारण थे। प्रमुख रूप से इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। निरंकुश राजतंत्र की विशेषताएं पढ़ने से पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि के रूप में कि आधुनिक यूरोप का जो राजनीतिक इतिहास है वह निरंकुश राज्यों के उदय और प्रतिस्पर्धा का इतिहास कहा जाता है। आधुनिक यूरोप में जो ये निरंकुश राज्यों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई, उसके पूर्व में मध्यकाल में या मध्य युग में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती थी जिससे कि राजतंत्रों का उदय प्रारंभ हुआ। उसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो मध्य युगीन जो व्यवस्था थी वह 3 आधारों पर आधारित थी और वो 3 आधार क्या थे। पहला आधार था सार्वभौमिक चर्च व्यवस्था। पहला आधार था चर्च व्यवस्था। दूसरा आधार था पवित्र रोमन साम्राज्य और तीसरा जो आधार था वह था भू स्वामित्व की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसे हम सामंती व्यवस्था के नाम से भी पुकारते हैं। तो मध्ययुगीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्रों के उदय से पूर्व ये 3 सुदृढ़ आधार पाए जाते थे। अब इन सुदृढ़ आधारों के बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। उसमें हम ये कह सकते हैं कि आपने थर्ड ईयर का जो प्रथम टॉपिक है, थर्ड ईयर में इसी क्लास में आपने, जब मैंने विश्व का इतिहास आपको पढ़ाना शुरू किया था तो पहला टॉपिक आपको सामंतवाद के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति हो जाती है और उसके स्थान पर निरंकुश राज्यों का उदय होता है। और सामंतवादी व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, इनके बारे में भी, उनके अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, इन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब यदि हम निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं और सामंतवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामंतों के द्वारा राज सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान रहता था और राजाओं की जो शक्ति थी वह कमज़ोर थी और इसी कारण सामंतवादी व्यवस्था ज़्यादा उन पर हावी पाई जाती थी। इसमें जब सामंतवादी व्यवस्था का 15वीं-16वीं शताब्दी में पतन हुआ तो उसके पतन के लिए कई कारणों के बारे में बताया गया था और उसमें से प्रमुख कारण इस व्यवस्था को समाप्त करने में सहायक रहे। उसमें पहला कारण जो था आपके, वह था नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी नगरों का विकास उस काल में आधुनिक यूरोप में हुआ और 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास हुआ। फिर धर्म युद्ध और वाणिज्यिक क्रांति, इन सब ने मिलकर सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने में योगदान प्रदान किया और जिस प्रकार से वाणिज्यवादी नीतियाँ इस शताब्दी में प्रारंभ हुई, उसके बाद उपनिवेशों का दौर शुरू हुआ और उस उपनिवेशवाद के बारे में इस अध्याय से पहले हमने
पूरी तरह से अध्ययन किया है और उसमें उसके कारण सारी आपने पढ़ी हैं और देखी हैं। तो जो उपनिवेशों की स्थापना हुई, उन उपनिवेशों के कारण राजाओं को अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई और इसी धन का जो प्रयोग है राजाओं ने स्थायी सेना के साधन उपलब्ध करवाने में किया और बारूदों से, बंदूक से, इनसे सुसज्जित स्थायी सेना अब राजाओं के पास उपलब्ध रहने लगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जब राजाओं ने अपने पास स्थायी सेना की व्यवस्था कर ली तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किस पर पड़ा? सामंतों पर पड़ा। और सामंत से जो कि सेना अपने पास रखते थे, उनके पास सैनिक शक्ति होती थी और राजा उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर होते थे, वह व्यवस्था पतन के कगार पर खड़ी हो गई और उससे अब सामंतों में यह शक्ति नहीं थी कि वो राजाओं की सेना का मुकाबला कर पाते और इसी कारण सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो शिथिल हुई और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और राजाओं के पास सत्ता का केंद्रीयकरण प्रारंभ हुआ। और यही जो बात थी विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्रों के उदय के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो ये था आपका कि मध्य युग में नई निरंकुश राजतंत्रों के उदय से पहले की व्यवस्थाएं क्या थी। अब हम लेंगे कि निरंकुश राजतंत्र की विशेषताएं क्या थी, यानी 16वीं शताब्दी में जो नए राजतंत्रों का उदय हुआ जिनको हम निरंकुश कहते हैं। अब निरंकुश से आप क्या मतलब समझे? निरंकुश का मतलब है जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो और वह सर्व प्रधान हो, सर्व सत्ता की प्रधानता उसमें निहित पाई जाती हो, तो उसको हम कहते हैं निरंकुश। तो निरंकुश राजाओं का हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं निरंकुश राजाओं का उदय हुआ। तो उस संदर्भ में निरंकुश राजतंत्र की विशेषताओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा, यूरोप के विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा पहली जो विशेषता इसकी बताई गई है वह है राज्यों में राजा की शक्ति व सत्ता की प्रधानता। राजा की शक्ति व सत्ता की प्रधानता, इसका मतलब क्या हुआ? यानी राजा की शक्ति उस काल में 16वीं शताब्दी के बाद सर्वोच्च मानी जाने लगी। राजा को सभी अधिकार प्रदान किए गए और कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए? उसमें है अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार, उसको पद से हटाने का अधिकार, पदोन्नति का अधिकार, सभी कुछ राजाओं की इच्छा पर निर्भर रहने लगा। इसके अतिरिक्त और चीज़ें यदि हम देखें तो उसमें है जैसे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध एवं संधि का अधिकार भी राजाओं के पास संकलित हुआ और इतना अधिक राजाओं ने शक्ति प्राप्त कर ली कि ये कहा जाता रहा कि उनकी इच्छा ही कानून है, वही नियम निर्माता है और यदि राज्य का कोई भी नागरिक उनका विरोध करता है, नीतियों का विरोध करता है, कानून का विरोध करता है, तो राजाओं को यह अधिकार प्राप्त था कि वह उसको दंडित कर सकता था। और इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? इस आधार का ये मतलब हुआ कि राजा राज्य के कानूनों से भी ऊपर था। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित है और वो अध्याय आप बाद में पढ़ेंगे। उसमें एक उदाहरण है लुई 14वें का, जो कि लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। इस वाक्य में राजाओं की शक्ति
और उसकी सत्ता की प्रधानता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यानी राजा सर्वोपरि है, उसकी इच्छा सर्वोपरि है और जनता को, प्रजा को नतमस्तक होकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, विरोध नहीं करना है। अगर विरोध करता है तो उसको दंडित करने का अधिकार भी राजा को प्राप्त है। दूसरी विशेषता जो इसकी निरंकुश राजतंत्र की हमें देखने को मिलती है वह है राज्यों की सैनिक शक्ति। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पूर्व में, मध्य युग में राजाओं की अपनी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। उनको सामंतों की सैनिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। और अब 16वीं शताब्दी में इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। राजाओं ने व्यापारियों के सहयोग से धन प्राप्त करके एक स्थायी सेना की भर्ती की और यह सैनिकों की जो भर्ती की जाती थी वो भी राजा की देखरेख में ही की जाती थी। दूसरा इस संबंध में राजाओं को ये एक अधिकार और प्राप्त था, वह था कि सैनिकों की पदोन्नति भी राजा की इच्छा पर ही निर्भर करती थी। अब चूंकि भर्ती भी राजा करता था तो उसका लाभ राजाओं को क्या हुआ? उसका लाभ राजाओं को ये हुआ कि ये जो सेना हुआ करती थी वो राजा के प्रति पूर्ण रूप से स्वामी भक्त की भावना से परिपूर्ण होती थी और उसके प्रति निष्ठा अपनी प्रकट करती थी। तो वह निष्ठावान होती थी और स्वामी भक्त सेना हुआ करती थी। और इसी कारण हर राजा, उस काल का हर राजा ये प्रयास करता था कि दिन प्रतिदिन उसकी सेना में वृद्धि हो। और वो शांति काल में भी, जब कभी युद्ध नहीं होता था, शांति काल होता था, उस समय भी सैनिकों की भर्ती का कार्य किया जाता था राजाओं के द्वारा और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था। और यही सेना निरंकुश राजतंत्र का मूल आधार कहा जा सकता है। इसकी सहायता से अब इससे लाभ क्या होता था राजाओं को कि इस सेना की, स्थायी सेना की सहायता से राज्य में राजद्रोही तत्वों का दमन किया जाता था और राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना की जाती थी। तो इस प्रकार से दूसरी विशेषता थी राजाओं की सैनिक शक्ति। तीसरी विशेषता जो पाई जाती थी वह है अधिकार विहीन प्रजा। तीसरी विशेषता है कि अधिकार विहीन प्रजा से क्या मतलब है? अगर इसका अर्थ आप समझें तो वह प्रजा जिसको किसी भी प्रकार के अधिकार राज्य में प्राप्त नहीं है, उसे हम कह सकते हैं अधिकार विहीन प्रजा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो राजा की आज्ञा का पालन करता था वह शांतिपूर्ण तरीके से राज्य में निवास कर सकता था और अगर किसी नागरिक के राजतंत्र विरोधी विचार हैं तो उनका दमन किया जाता था, उन पर मुकदमा चलाया जाता था और कई बार बिना मुकदमा चलाए ही उनको कारागृह में डाल दिया जाता था और उसको सजा दी जाती थी। और भी अगर अधिक विरोध किया जा रहा है राजतंत्र का तो उसको राजद्रोही घोषित करके राज्य से निर्वासित कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम तीसरी विशेषता इसकी क्या देखते हैं कि प्रजा को राज्य में किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे, केवल उसके कर्तव्य का निर्वहन उसको राज्य में रहते हुए करना पड़ता था। अगर उसने राजा के विरुद्ध, राजतंत्र के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आवाज़ बुलंद की तो उसको कठोर दंड प्रदान किया जाता था। निरंकुश राजतंत्र की चौथी विशेषता है सामंतों की शक्ति का पतन। यानी मध्य युग में जिन सामंतों को राजा से भी अधिक शक्तिशाली बनाया दिया था वही 15वीं-16वीं शताब्दी के अंतर्गत उस शक्ति का पतन करने में राजाओं की शक्ति सहायक बनी।
लेकिन इसमें भी हमें आप देखिए अंतर देखने को मिलता है। दो प्रकार के सामंत देखने को मिलते हैं। पहले प्रकार के वो सामंत हैं जो कि राजभक्त सामंतों की श्रेणी में आते हैं। राजभक्त सामंतों से हमारा क्या तात्पर्य है? राजभक्त सामंतों से हमारा तात्पर्य है कि जिन्होंने राजाओं के सामने अपनी स्थिति को, गौण स्थिति को स्वीकार कर लिया और उसका, राजा की शक्ति का सम्मान करने लगे, तो उसको हम कहते हैं राजभक्त सामंत, और उनका स्थान राज्य में बना रहा। दूसरे प्रकार के वह सामंत थे जो अवज्ञाकारी सामंत थे, जो कि राजाओं की शक्ति को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे सामंतों का कठोरता के साथ दमन किया गया और उनका दमन करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए। उदाहरण के लिए जैसे हम ले सकते हैं कि सामंतों के पास जो जागीर होती थी, तो जो राजाओं की शक्ति को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, अवज्ञा की, उनकी जागीरों को जब्त कर लिया गया। और कहा, ऐसे भी एग्जाम्पल, उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं जिसमें, जैसे उदाहरण के लिए रूस है, प्रशा है, तो उनमें ऐसे राज्य के कुलीन वंशों का उदाहरण हम ले सकते हैं जिन्होंने राजाओं का विरोध किया और उनको उनके पद से, उनकी जागीरों से हटा दिया गया और उनकी जगह पर निम्न श्रेणी के सूरवीर लोगों को सामंत बनाए जाने लगा, जो यानी सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली थे, उनको सामंत का पद प्रदान किया गया और वो हमेशा राजा के प्रति निष्ठावान बने रहे। और एक और उदाहरण हमें प्राप्त होता है, कहीं कहीं पर ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे जिसमें राज्यों में कुछ लोगों ने अपने धन के सहायता से सामंत का पद प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था में 16वीं शताब्दी तक आते आते काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और जो परिवर्तन हुए उसने राजा की शक्ति को बढ़ाने का काम किया। इसके बाद जो अलग एक और विशेषता है वो है नौकरशाही का स्थायी गठन। नौकरशाही का स्थायी गठन, यानी नौकरशाही से क्या मतलब है? नौकरशाही का मतलब है प्रशासनिक पद, जिसको हम नौकरशाही के नाम से पुकारते हैं। अब नौकरशाही का जो ये पद था वो नियमित व स्थायी गठन इसका किया जाने लगा, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब एक और प्रश्न जो हमारे सामने उठता है वो है कि नौकरशाही के गठन स्थायी रूप से और नियमित करने की आवश्यकता शासक को या राजा को क्यों पड़ी? उसमें पहला कारण है कि चूंकि राजा निरंकुश था और निरंकुश राजाओं को प्रशासन सही रूप में, सुचारू रूप में चलाने के लिए योग्य नौकरशाही और निष्ठावान नौकरशाही की जरूरत थी। और इसी कारण जो पूर्व में मध्यकाल में जो संस्थाएं थीं, मंत्रिमंडल था, वह अपना अस्तित्व समाप्त कर चुका था और उसके स्थान पर नई संस्थाओं का आगमन उस काल में हुआ और जनसाधारण में से योग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक सेवा में लिया गया। और इसका क्या कारण हो सकता है कि अमीरों को नहीं लिया गया और योग्य व्यक्तियों को जनसाधारण में से महत्वपूर्ण पद प्रदान किए गए। तो इसका एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये था कि ये जो सामान्य परिवार से जो व्यक्ति इस पद पर आता था, वह राजा का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता था और वह राजा के प्रति स्वामी भक्त रहता था, और इसी कारण जनसाधारण में से योग्य व्यक्तियों का चयन नौकरशाही के लिए किया गया।
लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और यह प्रणाली भी विकृत हो जाती है और अपने मूल रूप को यह प्रणाली खो देती है। अब ये जो पद थे धन के बल पर खरीदे जाने लगे। तो इस प्रकार नवीन निरंकुश राजतंत्र की यह एक विशेष हमें विशेषता देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और जो विशेषता इसकी देखने को मिलती है वो है व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य का विकास इसका प्रमुख आधार कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि राजा को स्थायी सेना के लिए, सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्रशासनिक खर्चा करने के लिए धन की आवश्यकता हमेशा रहती थी। और अगर मध्य युग की बात करें हम, तो मध्य युग में इतना अधिक धन राजाओं को प्राप्त नहीं होता था। क्यों नहीं होता था राजाओं को अधिक धन? क्योंकि उस काल में केवल उन्हें कृषि राजस्व से ही धन की प्राप्ति होती थी। व्यापार से भू राजस्व प्राप्त उन्हें नहीं होता था। अब चूंकि मध्य युग के बाद इस निरंकुश राजतंत्र में एक नई व्यवस्था राजस्व एकत्रित करने की स्थापित की गई। अब न केवल कृषि राजस्व ही उन्हें प्राप्त होने लगा, बल्कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन व्यापारियों से भी राजस्व उपलब्ध होने लगा और इसी कारण उन्हें अधिक धन की प्राप्ति राजाओं को होने लगी और उनकी शक्ति में वृद्धि हुई और वो प्रशासन सुचारू रूप से चला पाए। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता जो इसकी हमें देखने को मिलती है वो है आपके वाणिज्यवादी नीति। अब वाणिज्यवादी नीति से क्या मतलब है? वाणिज्यवादी नीति से वाणिज्य का मतलब भी व्यापार ही होता है। यानी कृषि के अतिरिक्त जो अन्य उद्योग हैं उनको हम वाणिज्यवाद की श्रेणी में रखते हैं। उस समय यूरोप में एक ट्रेंड चला था और जो कि वाणिज्यवाद में आपने उसका पूरी तरह से अध्ययन किया। इसके पहले एक टॉपिक आपके आया था वाणिज्यवाद, उसमें आपने अध्ययन किया था और उसमें वाणिज्यवाद से जो राज्यों को यदि हम जोड़ें तो उसका ये मतलब था कि प्रत्येक देश निर्यात करने में ज़्यादा रुचि रखता था, आयात की अपेक्षा निर्यात। अब आयात क्या है, निर्यात क्या है, आप सभी जानते हैं। आयात का मतलब है किसी दूसरे देश से आवश्यक सामग्री मंगवाना और निर्यात का मतलब है अपने देश में अधिक उत्पादित वस्तु का दूसरे देश को भेजना और उससे धन प्राप्त करना। तो अब जो इन राज्यों या इन देशों का जो जोर रहा या रुचि रही वो ये रही कि वह आयात कम करें और निर्यात अधिक करें। जब आयात कम करेंगे और निर्यात अधिक करेंगे तभी उनको ज़्यादा धन प्राप्त होगा। और उसका परिणाम क्या निकला कि निर्यात पर अधिक बल देने के कारण राजाओं ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया और उस उत्पादन को अधिक से अधिक उत्पादन को निर्यात किया और कम से कम आयात पर ध्यान दिया और उसके कारण वह देश धन की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से शक्तिशाली बना, जिसने निरंकुश राजतंत्रों के उदय में भी सहयोग प्रदान किया और राजाओं को शक्तिशाली बनाने में भी सहयोग प्रदान किया। अंतिम जो विशेषता हमें इसकी देखने को मिलती है वह है निरंकुश राजतंत्र में प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय होना। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र में प्रतिनिधि संस्थाओं का जो उदय था वह अपनी बाल्य अवस्था में था, यानी स्टार्टिंग थी, उनकी शुरुआत थी। अब वो शुरुआत जो हुई वो केवल यहाँ तक हुई कि जो संस्थाएं थीं वो अपने अधिकारों को लेकर
जागरूक हुई और कर किस प्रकार से लगाए जाए, प्रजा पर कानून कैसे बनाए जाए, इसके मामले में उन्होंने, जनप्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी निश्चित करने का प्रयास किया। यानी इसका मतलब जो रहा वो ये था कि अब जनता के जो प्रतिनिधि थे वह प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेने लगे और प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रादुर्भाव उस काल में होने लगा, जो कि महत्वपूर्ण कानूनों पर, बिंदुओं पर राजाओं को सहयोग देने लगे और अपनी बात को राजाओं के समक्ष रखने लगे। इसके जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमें जो प्राप्त होते हैं उसमें हम इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि उस काल में जो ये निरंकुश राजा रहे उनको लगातार बाद में इन प्रतिनिधि संस्थाओं को या इन प्रतिनिधियों से संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष में कई बार इनकी प्रतिनिधि संस्थाओं की विजय हमें देखने को मिलती है। और कहा जाता है ये भी दो बातों पर डिपेंड था, यानी दो बातों पर इसका परिणाम निर्भर था। कैसे निर्भर था? जैसे जो निरंकुश शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, उन्होंने इन संस्थाओं का विरोध किया और इनकी संस्थाओं के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छा से समाप्त कर दिया, और ये संस्थाएं उनके सामने उनको घुटने टेकने पड़े। दूसरी प्रकार के जो शासक हमें देखने को मिलते हैं, निरंकुश शासक, वो कहीं ना कहीं शिथिल हुए और इन प्रतिनिधि संस्थाओं ने उन पर हावी होने का कार्य किया या अपनी बात को मनवाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब नवीन निरंकुश राजतंत्रों का 16वीं शताब्दी में उदय हुआ तो उसकी कई विशेषताएं हमें देखने को मिली, जिसका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। सबको धन्यवाद।